हाय व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाह रहा हूं अफगानिस्तान की लेटेस्ट सिचुएशन के हवाले से कि इस वक्त अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। कि अफगानिस्तान में रिसेंटली आपको पता चला होगा कि जिस तरह अफगानिस्तान ने तालिबान ने बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्जा भी कर लिया है, तकरीबन 150 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पे। और इसके अलावा बदख्शां जो सूबा था वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी हद तक सिवाय उनके कैपिटल की चीज़ें कंट्रोल कर ली। और अमेरिकन भी अफगानिस्तान से अब बहुत तेज़ी से निकल गए हैं। उन्होंने बडग्राम एयरबेस भी खाली कर दी है। वो जिस तरह खाली की है और इस वक्त जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, इस सारी चीज़ में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की जनाब अब्दुल बासित साहब से। आप एक्सपर्ट हैं अफगानिस्तान के ऊपर, लिखते रहते हैं और इंटरनेशनल जर्नल्स में लिखते रहते हैं और अखबारों में लिखते रहते हैं। बस साहब, आपको बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी चीमा साहब। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप अफगानिस्तान की ये जो लेटेस्ट सिचुएशन इमर्ज हो रही है इसको किस तरह देख रहे हैं। जो तालिबान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है उसको वो ज्यादा तेजी से कैप्चर कर रहे हैं और वहां पे उन्होंने अपने आप को एक ऑफेंसिवली प्ले कर रहे हैं, जबकि जो अफगान आर्मी है वो तो कहते हैं ना, वो रेत की दीवार की तरह लग रहे हैं। सो आप ये कैसे देख रहे हैं, ये जो लेटेस्ट सिचुएशन जिसमें नॉर्थ वेस्ट में जाके कंट्रोल करना, अफगान आर्मी की रेजिस्टेंस उस तरह ना करना और तालिबान का ये जो नया ऑफेंसिव है? देखिए, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इब्तदाइया दे दिया है। इन सारी चीज़ों का एक सवाल में अहाता मुश्किल हो जाएगा, लंबा जवाब हो जाएगा, लेकिन मैं मोटी मोटी बात कर देता हूँ। देखिए, अमेरिका के जाने के बाद ये तो एक फोरगॉन कंक्लूजन था कि तालिबान की एक असेंडेंस होगी, यानी वो एक अपर हैंड और एक एडवांटेजियस पोजीशन पे आएंगे। ये सबकी ये आउटलुक, ये असेसमेंट सबकी थी, लेकिन इतनी तेजी से होगा ये इसका किसी ने नहीं सोचा था। यानी आप देखें कि मई से लेके अब तक तकरीबन 100 उनके ऐसे जिले या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफगान तालिबान ने अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, और काफी सारे जो मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उनको वो ऑलमोस्ट सराउंड करके बैठे हुए हैं, उनमें नहीं जा रहे क्योंकि अंडर द यूएस तालिबान डील वो वायलेशन हो जाएगी, तो वो प्रोविंशियल कैपिटल या मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स में दाखिल नहीं हो रहे। लेकिन उन्होंने अपनी जो फ्रंट लाइन है वो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर इन पॉपुलेशन सेंटर से बाहर कर लिए। जैसे आपने बदख्शां का जिक्र किया, तो बदख्शां में तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट्स ले चुके हैं सिवाय एक दो के, और जो पॉपुलेशन सेंटर या जो प्रोविंशियल कैपिटल है बदख्शां का अजीजाबाद, उससे 8 किलोमीटर बाहर तालिबान बैठा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि साउथ और जो ईस्ट है ये तालिबान के ट्रेडिशनली स्ट्रांग होल्ड्स हैं। कंधार साउथ में तालिबान की मूवमेंट का राइज हुआ था, लेकिन वो नॉर्थ और वेस्ट में उनकी ज्यादा जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो वहां पे चल रही है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह ये है कि जब तालिबान की पीक भी थी तो नॉर्थ में एक रेजिस्टेंस, एंटी तालिबान नॉर्दर्न अलायंस की रेजिस्टेंस थी, जिनको इंडिया, ईरान, रशिया की मदद ताजिकिस्तान के थ्रू एंड विया बदख्शां आती थी, और अपनी पीक पे भी तालिबान बदख्शां नहीं ले सके थे। इसी तरीके से बदख्शां वो सूबा है जहां से आफ्टर 9/11 अमेरिकन CIA आई थी, और यहां से उन्होंने विद द हेल्प ऑफ द नॉर्दर्न अलायंस एक एंटी तालिबान ऑफेंसिव लॉन्च किया था। और फिर उन्होंने जाके तकरीबन अक्टूबर 2001 या नवंबर 2001 में काबुल का फॉल हो गया था, तालिबान की रिजीम को टॉपल कर दिया था। तो एंड बदख्शां में नॉन पश्तून ताजिक पॉपुलेशन है। आप बदख्शां को देखें और उसके साथ जो तखार का प्रोविंस है, ये ताजिक डोमिनेटेड एरियाज हैं। ताजिक अफगान पॉपुलेशन का तकरीबन 30% है, पश्तून तकरीबन 42% है। बाकी जो एथनिसिटीज हैं, उज़्बेक्स हो गए या हजाराज हो गए या तुर्कमैन हो गए, वो सिंगल डिजिट्स में है। कई जगह पे फिगर 9% है, कई जगह पे 10% है, बट नॉनदलेस बहुत ही कम है। तो अगर ताजिक रेजिस्टेंस को तालिबान न्यूट्रलाइज कर लेता है तो फिर बाकी एथनिसिटीज तो उनको फाइट दे नहीं सकती। अच्छा, अब जो आपका सवाल था, तो मेरा ख्याल है ये एक लेसन लर्न्ड है फॉर द तालिबान के नॉर्थ और वेस्ट को एंड के लिए नहीं छोड़ना, शुरू में कंसोलिडेट करें और वो सप्लाई लाइंस काट दें। जैसे उन्होंने जो ताजिक बॉर्डर की क्रॉसिंग ले ली तो वहां से सप्लाई अब नहीं आ सकेगी। इसी तरीके से वो वहां पे अभी से कंसोलिडेट करेंगे कंट्रोल को, ताकि वो एंटी तालिबान रेजिस्टेंस जो है वो फोर्टिफाई ना हो सके, वो अपने आप को
स्ट्रांग ना कर सके, और इस तरीके से अपनी एक बार्गेन पोजीशन को पीस टॉक की जो टेबल है उस पर भी तालिबान जो है वो काफी स्ट्रांग कर रहा है। अच्छा, अब जहां तक आपकी ये बात थी, ये सवाल आपने किया कि अफगान फोर्सेस का जो बिहेवियर है अभी तक जो नजर आया है वो बहुत ही एक बिल्कुल दे आर मेल्टिंग अवे, वो बिल्कुल विदाउट फाइट एक एक सरेंडर कर रहे हैं। वो एक टर्म यूज हो रही है तस्लीम, तस्लीम लोकली मींस सरेंडर, यानी एक निगोशिएटेड प्री निगोशिएटेड सरेंडर है कि आप ना लड़ें तो आपकी जान बख्शी हो जाएगी, यू विल गेट इंडेमनिटी, और वो नहीं लड़ रहे। हजार अफगान फोर्सेस के जो पर्सोनल हैं वो तो सिर्फ ताजिकिस्तान भागे हैं, वहां जाके उन्होंने पनाह ली, और बाकी बगैर लड़े जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो तीन मेन वजह हैं। एक तो देखें, एक वजह यह है कि तालिबान जो है उनके पास एक आइडियोलॉजी है, उससे इख्तलाफ हो सकता है लेकिन है कि जी हम एक जिहाद लड़ रहे हैं। दूसरा, उनके पास एक नैरेटिव है कि उन्होंने एक सुपर पावर को हराया हुआ है, तो उनका मोरल तो काफी हाई है। लेकिन अफगान फोर्सेस के पास क्या आइडियोलॉजी है? वो अशरफ गनी के लिए लड़ रहे हैं जिसकी एक डिवाइडेड गवर्नमेंट है, जिसकी रिट काबुल से बाहर है नहीं, तो उनका एक तो मोरल डाउन है। दूसरी उसकी वजह यह हो सकती है कि इनकी बहुत बड़ी डिपेंडेंस थी नेटो एंड यूएस फोर्सेस के ऊपर। वो जैसे ही निकले हैं तो इनकी जो वो रिलायंस थी वो एक्सपोज हो गई है, और अब ये लड़ नहीं पा रहे। तो वो दे आर नो मैच फॉर द तालिबान सोफिस्टिकेटेड इंसर्जेंसी। नंबर 2, इसमें नंबर 3 वजह यह है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अशरफ गनी साहब की अपनी, और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमदुल्ला मुहिब, उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनटू द सिक्योरिटी मैटर्स, उसकी वजह से भी पॉलिटिकल लीडरशिप और जो अफगानिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है उसके अंदर एक गैप भी है, और एक एतमाद का या ट्रस्ट डेफिसिट या एतमाद का फुकदान भी है। यानी आप ये देखें कि पिछले चंद माह के अंदर अशरफ गनी साहब जो हैं उन्होंने अपने इंटीरियर मिनिस्टर को 2 बार तब्दील किया है, अपना डिफेंस मिनिस्टर चेंज कर चुके हैं, अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो चेंज कर चुके हैं, 6 कोर कमांडर्स को चेंज कर सके हैं। अच्छा, ये उस दौरान वो कर रहे हैं जब अमेरिका का विड्रॉल चल रहा है और तालिबान का जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो अपने फुल गियर में है। इतनी गंभीर सिचुएशन में आप टॉप मिलिट्री की हायरार्की को अगर इस तरीके से उखाड़ पिछाड़ करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके मोरल का क्या हशर हुआ होगा। इसमें जो एक और डायनामिक्स है विद इन दी मिलिट्री और दी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, वो ये है कि इनके जो कमांडर हैं ज्यादातर वो डुअल नेशनल्स हैं। तो जो फुट सोल्जर है उसे ये पता है कि अगर कल कला सिचुएशन गंभीर होती है तो ये डुअल नेशनल्स जो हैं ये तो हमें छोड़ के भाग जाएंगे, तो वो उनके लिए लड़ने पे या उनके लिए जान देने पे वो नहीं तैयार है। तो मेरा ख्याल है ये अगर इन सारे फैक्टर्स को आप मिला ले तो आपको फिर पता चलता है। इसमें एक हिस्टोरिकल लेगेसी भी है, वो ये है कि जब 9/11 के बाद ये नॉन पश्तून नॉर्दर्न अलायंस पश्तून एरियाज में आई, काबुल वगैरह कंधार इन एरियाज में आई, तो ये पश्तून्स को ब्लेम करते थे फॉर रॉन्ग रीजंस कि ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं। तो उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हमें नजर आई, ब्रूटैलिटीज नजर आई, एक एटीट्यूड नजर आया जो डिस्क्रिमिनेटरी था। तो अब इन अफगान फोर्सेस को पता है, जिसमें ज्यादातर नॉर्दर्न अलायंस के इंडक्टीज हैं, कि जब तालिबान असेंडेंस पे आएंगे तो अगर ये अब इंडेमनिटी को अवेल नहीं करते तो शायद वो बदला लिया जाए, इसलिए भी वो छोड़ के भाग रहे हैं। तो आई थिंक ये नट शेल में अगर आप देखें जो अशरफ गनी साहब और हमदुल्ला मुहिब की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इतनी ज्यादा लीडरशिप की, इतने गंभीर हालात में उखाड़ पिछाड़ की बात हो गई, जो पास्ट में इन्होंने रिवेंज लिया और अब ये उस रिवेंज से डरते हैं वो हो गया, लो मोरल की बात हो गई, इन ये क्यूमुलेटिवली मिलके और अमेरिका पे डिपेंडेंस, और अब वो डिपेंडेंस के खत्म होने से अफगान फोर्सेस फिर लड़ नहीं पा रही, तो वो अपनी जान बचाने को तरजीह दे रही हैं बजाय इसके कि वो इस ब्लड शेड में खौम खा मारे जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा बासित साहब ये बताएं कि ये एक आपने पिक्चर खींची है, ये बताएं कि जो कल 1-2 दिन पहले अमेरिका की जो बडग्राम एयरबेस में जो फजाई अड्डा छोड़ गए हैं, ये जो रात की तारीकी में अमेरिका गए हैं, जिसको कहा जा रहा है कि डिसऑर्डरली एंड अनकोऑर्डिनेटेड जो विड्रॉल है, और अफगान फोर्सेस को भी नहीं पता था कि अमेरिका जो है वो बडग्राम एयरबेस छोड़ के चले गए हैं, और वहां पे वो जो कूड़ कबाड़ खाने वाले लोग होते हैं वो अंदर घूम रहे हैं,
اور جو ہے بچے چیزیں اکٹھی کر کے لے کے جا رہے ہیں. میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے. آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں, اس طرح ان کوآرڈینیٹڈ وڈرال, ڈس آرڈرلی وڈرال, اور ایسا کیا تھا کہ ایک سیریمنی بھی امریکہ نہ کر سکا؟ اس کو آپ کس لینس سے دیکھتے ہیں؟ آپ کتنی ریسرچ ہے افغانستان پہ, اتنے سالوں سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے اس چیز کو؟ دیکھیں آپ نے کافی ڈیٹیل آلریڈی دے دی ہے, میں اس کا کیا جواب دوں؟ آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا. میں ایک ورڈ میں کہوں گا بیک ڈور ایگزٹ ہے. It's a backdoor exit. It's a very unceremonious withdrawal without much fanfare, no ceremony, no proper handing over of the Bagram. देखें, Bagram Air Base center of gravity थी of the US and NATO troops anti-Taliban resistance और anti-Taliban offensive. یہ باگرام ایئر بیس جو بھی پاور آئی ہے افغانستان کے اندر, وہ سوویت رشیا نے باگرام ایئر بیس بنائی تھی, پھر امریکیوں نے آ کے لی اور انہوں نے اس کو اور پھیلا دیا. تو باگرام ایئر بیس جس کے پاس ہوتی ہے وہ ایک, اب دیکھیں نا, جو کابل لینا چاہے گا, اگر کسی نے کابل کا کنٹرول لینا ہے تو سمبولیکلی اینڈ اسٹریٹجیکلی باگرام ایئر بیس کا کنٹرول بڑا امپورٹنٹ ہے. اب طالبان ٹرائی کریں گے کہ وہ باگرام ایئر بیس لیں. اب یہ ان کوآرڈینیٹڈ وڈرال کیوں ہوا ہے؟ میرا خیال ہے امریکہ اور ویسٹ جو ہے they are washing their hands off the Afghan situation, overwhelm ہو گئے ہیں, اور وہ بالکل ایک اس کو اگر میں فرسٹریشن کی ایک مینیفیسٹیشن کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنے گھنٹے بھی ویٹ نہیں کیا کہ آپ پراپر ہینڈ اوور کریں اور کوآرڈینیٹ کریں اور وہ کرنے کے بعد جائیں. جب افغان فورسز وہاں پہ پہنچی ہیں, انہوں نے بیس کا کنٹرول سنبھالا ہے, تو اندر وہ بچے گھوم رہے تھے جو پلاسٹک وائرز اور جو لیفٹ اوورز تھے ان میں جو انہیں مل رہا تھا, جو اس کے وینجر بچے ہوتے ہیں, وہ چیزیں لاد کے لے جا رہے تھے. آپ نے اس کی ڈیٹیل دے دی ہے. تو آئی تھنک بیک ڈور ایگزٹ ہے جی, اور ڈس اپوائنٹمنٹ ایک طریقے سے ہے, ایک فرسٹریشن کا ایلیمنٹ اس میں ہے, لیکن ساتھ ہی دے آر واشنگ دیئر ہینڈز آف افغانستان. آپ دیکھیں نا, جو پریزیڈنٹ بائیڈن سے سوال پوچھا گیا تھا آن افغانستان, وہ انہوں نے ڈک کر دیا. ان سے جب فالو اپ ایک سوال ہوا تو انہوں نے ڈک کر دیا کہ ابھی نیگیٹو چیزوں کا کام نہیں ہے. ان کی سیلیبریشنز آ رہی تھیں, انہوں نے کہا لانگ ویکینڈ ہے تو لیٹس سیلیبریٹ دا ویکینڈ. ان سوالوں کے جواب میں بعد میں دوں گا. یعنی کوئی ان کے پاس اب کنونسنگ آنسر بھی جو بائیڈن صاحب کے پاس نہیں تھا. تو آئی تھنک دیٹ سمز اپ دی امریکن پوزیشن آن افغانستان, دی withdrawal from the unceremonious low profile withdrawal from the Bagram air base tells you کہ بیلنس آف پاور کس طرف جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بس صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے پاکستان میں جو پارلیمنٹ کے اندر ایک بریفنگ دی گئی ہے پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز کو اور چیف منسٹرز کو, اس میں ڈفرینٹ سینیریوز ڈسکس کیے گئے ہیں, جس میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر طالبان پاور میں آتے ہیں تو کیا پاکستان کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ نہیں. جب میں آپ کو بتا دوں اس میں تھوڑا سا کہ جب آرمی چیف نے اور DGISI نے بریفنگ دے دی پارلیمنٹیرینز کو اور باقی لوگوں کو, تو انہوں نے پوچھا 3-4 سوال رکھے پارلیمنٹیرینز کے, اگر کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اسی لیے دوبارہ یہ بیٹھک بھی ہو رہی ہے جس میں یہ بات بھی ہوئی کہ اگر افغانستان میں طالبان کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اگر افغانستان اب خانہ جنگی ہوتی ہے تو وہاں سے لوگ پاک افغان بارڈر پہ آ جاتے ہیں تو ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے. ہمیں کیونکہ TTP اور جو افغان طالبان ہے یہ کہیں نہ کہیں ملے ہوئے ہیں. تو آپ یہ میں نے بڑی پکچر آپ کے سامنے رکھی, آپ اس کو جس طرح بھی ترتیب دے لیں اس جواب کو. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا کیا رسپانس ہے اگلے آنے والے کچھ دنوں میں, کیونکہ پاکستان کے لیے تو حالات بڑے زیادہ خراب ہو رہے ہیں. باسط صاحب, پاکستان کیسے رسپونڈ کر پائے گا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس میں امریکہ نے زیادتی کر دی ہے نا جی, جو ان کوآرڈینیٹڈ وڈرال کیا ہے. دیکھیں 2 باتیں تھیں. نمبر 1 کہ US طالبان ڈیل اور جو طالبان کابل ڈیل تھی, یا جو انٹرا افغان پیس پروسیس تھا اور جو US طالبان ٹاکس تھیں, ان کو انہوں نے امریکیوں نے ڈیٹیچ کر کے کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, پاکستان سے کوئی کوآرڈینیشن نہیں کی. حالانکہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لائے تھے, لیکن اس کمرے میں جو بات ہوئی وہ امریکہ اور طالبان کی ہوئی. تو امریکیوں نے اور طالبان نے اپنی ڈیل تو ایک طریقے پہ بنا لی, لیکن جو کابل کے ساتھ مذاکرات تھے اس کو اس سے ڈی کپل کر دیا. میرا خیال ہے یہ مسٹیک تھی, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا.
दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका ने अनकोऑर्डिनेटेड विड्रॉल किया है, कोई प्लान नहीं बताया कि किस तरीके से होगा, क्या स्टेप्स होंगे, क्या छोटे छोटे माइलस्टोन्स होंगे, हर हर एक एक जो स्टेप आगे जाएगा उस पे क्या क्या अचीवमेंट्स होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। जैसे आपने कहा बैकडोर एग्जिट कर गए हैं, और अफगान फोर्सेस, आप पाकिस्तान को तो छोड़े, अफगान फोर्सेस को नहीं पता कि बगराम एयरबेस खाली हो गई है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों स्टेप्स मिस्टेक्स थी। जो सिंगल मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर था, जो जो तालिबान काबुल डील को फैसिलिटेट करता और कंपेल करता तालिबान को कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करे, वो अमेरिकन प्रेजेंस और अमेरिकन विड्रॉल था। जब अमेरिका ने वो अनकंडीशनली अनाउंस कर दिया कि हम तो चले जाएंगे, तो तालिबान के पास फिर क्या उनको मजबूरी या इंसेंटिव था कि वो काबुल से बात करें? उनका तो काम हो गया था, और ये इन्होंने पाकिस्तान से बात नहीं की। तो एक अनकोऑर्डिनेटेड विड्रॉल, दूसरा उसको अफगान पीस प्रोसेस से नथी ना करने से हमारे लिए अमेरिका ने मसाइल बढ़ा दिए। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? मेरा ख्याल है जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो पर्टिनेंट सवाल है, साथ ही साथ मुश्किल सवाल है। क्या उनका फैसला आज हो सकता है? मेरा ख्याल है आपको कंटिजेंसीज सोचनी पड़ेंगी कि आप ये सिचुएशन हुई तब क्या करेंगे, अगर सिचुएशन बी हुई तब क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये हालात के साथ साथ आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इवॉल्व होगी। आप कोई इस टाइम एक फिक्स पोजीशन ले नहीं सकते। एक बात पक्की है, विच इज अ फेट अकम्पली, वो ये है कि तालिबान पावर में तो आएंगे जी। अब जो इसमें रे ऑफ होप एक आ गई है, वो ये जरूर है कि कल तालिबान ने इंडिया दे दिया है कि वो मुज़ाकरात की मेज पे वापस आ रहे हैं। रॉयटर्स की स्टोरी है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कतर में दोबारा निगोशिएशंस शुरू कर दी हैं, और उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर, अगस्त के अंदर, वो एक रिटन पीस प्लान लेके आ रहे हैं जो वो काबुल के साथ फिर निगोशिएट करेंगे। तो एक उम्मीद पैदा जरूर हो गई है। आप ये भी देखें कि तालिबान जो है इतना, देखें एक एक तरीके से जो उन्होंने ये टेक ओवर की है 150 डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें इतना ब्लडशेड या इतनी लड़ाई नहीं हुई। बगैर लड़ाई के, जैसे हमने जिक्र किया, अफगान फोर्सेस तो छोड़ रही हैं और वो ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एज पर द डील वो ना तो प्रोविंशियल कैपिटल में गए हैं, और कल जो था उसमें तालिबान ने यह भी कह दिया कि वो मिलिटरीली काबुल का टेक ओवर नहीं करेंगे। तो उसके अंदर एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि अगर वो अपना रिटन पीस प्रोपोजल अब लाते हैं तो देखना पड़ेगा कि इस पीस प्रोपोजल में फिर क्या है। क्योंकि अमेरिका ने क्लियरली कह दिया था, जो व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कह दिया था कि अगर मिलिट्री टेक ओवर हुआ तो सैंक्शंस लगेंगी, रिकॉग्निशन नहीं होगी। तो क्या पाकिस्तान को तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए? मेरा ख्याल है जब हम उस हद तक पहुंचेंगे और किस तरीके का एक असेंडेंस होता है, क्या को पावर शेयरिंग होती है, फिर उस वक्त इसका डिसीजन होगा। ये आपकी डिप्लोमेसी से भी लिंक्ड है। अगर आप जो ट्राइका, एक्सटेंडेड ट्राइका की अप्रैल की मीटिंग थी, चाइना, रशिया, यूएस, पाकिस्तान, उसका एलामिया देखें तो उसमें इन चारों मुल्कों ने तालिबान को कहा था कि जो इस्लामिक एमिरेट है, यानी जो एक रिलीजियस थियोक्रेटिक रूल ऑफ द तालिबान था, उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन इज अ रेड लाइन। तो अगर उसको मैं पढ़ूं तो फिर उस हिसाब से तो यही है कि पाकिस्तान इस्लामिक एमिरेट को तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अगर मैं वो चीज लूं, ठीक है। तो वो तो एक अपनी जगह पे हो गया। तो क्या रशिया, ईरान, चाइना रिकॉग्नाइज करेंगे? फिर अमाराती है, सऊदीज हैं, टर्क्स हैं, इनकी क्या पोजीशन होगी? तो मेरा ख्याल है इन मुल्कों के साथ भी पाकिस्तान की एक मुशावरत होगी, और मेरा ख्याल है उसी मुशावरत के तहत ही फिर कोई फैसला होगा। इस वक्त उसको पढ़ना, मेरा ख्याल है, इट विल बी टू अर्ली। इट्स डेफिनेटली अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इट इज डेफिनेटली a tough question for the पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स। रिकॉग्नाइज करने के अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ना करने के अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बट लेट्स होप कि जो तालिबान ने कल रात को इंदिया दिया है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे वापस आ रहे हैं, इससे अब कोई पॉजिटिव आउटकम जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो अपने रीजनल एलाइज हैं, जो रीजनल एक्टर्स हैं, उनके साथ जो ऑन गोइंग एक कन्वर्सेशन है, और जो पार्लियामेंट में, जैसे आपने कहा, एक बैठक और होने जा रही है, एक ब्रीफिंग और होने जा रही है, एक सिटिंग और होने जा रही है, ये सारा कंसल्टेटिव प्रोसेस का जो सम टोटल होगा, इंटरनल कंसल्टेशंस,
एक्सटर्नल कंसल्टेशंस, बाइलैटरल कंसल्टेशंस, उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा। एंड मेरा ख्याल है तालिबान भी इतने फूल हार्डी नहीं है कि ये 1990s नहीं है, उन्हें पता है कि वो अगर उस तरह के कोई इकदाम उठाएंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और जहां तक आपने बात की ब्लो बैक की, अभी तक आप देखें इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि नॉर्थ और वेस्ट की तरफ ऑफेंसिव चल रहा है, साउथ और ईस्ट की तरफ नहीं है। ठीक है, एक माइग्रेशन जो है अफगानिस्तान से टुवर्ड्स अदर कंट्रीज यूरोप, उसमें 30% एक साल में इंक्रीज आ गया है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा माइग्रेट करने वाले लोगों में अफगान दोबारा टॉप पे चले गए हैं, तो ये तो है अपनी जगह, लेकिन वो ब्लो बैक अभी हम देख नहीं रहे। इट्स टू अर्ली, बट आई थिंक हर चीज के लिए जो है वो तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल आपसे, और छोटा सवाल, ये बताइएगा, जिस तरह आपने अपने जवाब में भी थोड़ी देर पहले कहा कि ये तो लग रहा है कि तालिबान कंट्रोल कर लेंगे, कब कंट्रोल कर लेंगे, और क्या ये जो फॉल ऑफ काबुल है ये आपको बड़ा आसान नजर आ रहा है कि ये बड़ा आसानी से कर लेंगे, हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। देखें, एक बात याद रखिएगा, ये बहुत ही वोलाटाइल और फ्लूइड सिचुएशन है। जितनी रैपिडली तालिबान ने गेन्स किए हैं, उतनी ही तेजी से ये गेन्स रिवर्स भी हो सकते हैं। सो तालिबान माइट बी विनिंग द बैटल, बट काबुल हैज नॉट लॉस्ट द वॉर एज येट, ये याद रखिएगा। एंड इट्स अ बिग कैविएट, काबुल हैजंट लॉस्ट द वॉर। जितनी तेजी से ये गेन्स हुए हैं, उतनी तेजी से ये पूरा मोमेंटम रिवर्स भी हो सकता है। अब ये जो सिक्योरिटी का वैक्यूम आया है, देखे ना, अमेरिका एक दम गया है, तो एक सिक्योरिटी का वैक्यूम आया। उस सिक्योरिटी का वैक्यूम कैसे फिल हुआ कि तालिबान ने 2 महीने में 100 डिस्ट्रिक्ट्स ले लिए और नॉर्थ और वेस्ट में ले लिए। और एक वैक्यूम आ रहा है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ नहीं पा रही। तो आप देखें, जो एंटी तालिबान रेजिस्टेंस के कमांडर्स हैं, अता नूर मोहम्मद बल्ख वाले प्रोविंस के जो थे, वो उस्ताद मुहक्किक, उसके बाद अहमद शाह मसूद के बेटे जो है अहमद मसूद, वो रशीद दोस्तम के जो मिलिशियाज हैं वो वाले, ये सारे दे आर अप नॉर्थ। ये अपने मिलिशियाज को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, और वो एक कोऑर्डिनेशन में आए शायद अफगान फोर्सेस के साथ। तो अगर तो ये जो वेल आर्म्ड मिलिशियाज हैं, और कई जगहों पे सिविलियंस ने खुद को सेल्फ आर्म किया है, अगर ये उसके अंदर आ जाते हैं तो फिर तो तालिबान के लिए मुश्किल जरूर हो जाएगी। देखें, एक डिस्ट्रिक्ट्स को ले लेने से कुछ नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट्स को क्या होल्ड तालिबान कर सकते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे थे जो तालिबान को फॉल किया, उधर से अफगान फोर्सेस अबेंडन करके चली गई थी। एक तो है ना कि सरेंडर किया हो, एक है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उधर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, यू नो, दे मेल्टेड अवे। तालिबान जस्ट वॉकड इन, और उन्होंने कई डिस्ट्रिक्ट्स पे तो उन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश भी नहीं किया, बस उधर से घूम के निकल गए कि ठीक है, एक सेरेमोनियसली हमारा कंट्रोल हो गया। बट डू द तालिबान हैव द नंबर टू होल्ड द देखिए, टेरिटरी ले लेना एक बात है, टेरिटरी को होल्ड करना एक और बात है। वो नंबर तालिबान के पास नहीं है। तो अगर रीऑर्गेनाइज होके एक पुश बैक आता है, तो क्या कैन तालिबान होल्ड द ग्राउंड? देन वो मुश्किल होगा। और मेरा ख्याल है उस सिचुएशन में पहुंचने से पहले, जहां पे एक एंटी तालिबान रेजिस्टेंस खड़ी हो और वो तालिबान को पुश बैक करे। देखिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का कंट्रोल अफगान फोर्सेस ने वापस ले लिया है। तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उन्होंने वापस ली हैं, वो मीडिया में नहीं रिपोर्ट हो रहा। तो प्रोपेगेंडा में तो एक मीडिया के अंदर बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो गई है कि तालिबान आ गए, तालिबान आ गए। लेकिन क्या तालिबान के पास वो पावर है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है कि वो एक एरिया होल्ड भी कर सके? मेरा नहीं ख्याल कि वो उनके पास है। सो हम उस स्टेज पे पहुंचे जहां पे एंटी तालिबान रेजिस्टेंस दोस्तम की, मुहक्किक की, अता नूर मोहम्मद की, अहमद मसूद, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वो खड़ी हो और अफगान गवर्नमेंट के साथ एक पुश बैक करे। पीस टॉक्स की टेबल के ऊपर जो है कोई फार्मूला आ जाना चाहिए ताकि सब लोग उससे बच सके। तो मेरा ख्याल है अमेरिका जिस तरीके से गया है, रीजनल कंट्रीज का रोल इसमें काफी बढ़ जाता है। रशिया का रोल, ईरान का रोल, पाकिस्तान का रोल, चाइना का रोल, इन सबको अपना इन्फ्लुएंस काबुल के ऊपर भी, तालिबान के ऊपर भी जोर लगा के, और इवन अमेरिका को भी कहें कि अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस यूज करे और पीस टॉक्स पे इन्हें वापस लाए, बजाय इसके कि जो रीटेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है
وہ اینٹی طالبان فورسز کی طرف سے شروع ہو, اور پھر وہ ایک وچ از وار لارڈزم ان ادر ورڈز. دیکھیں نا جو میں آپ کو یہ ملیشیاز کی یہ وار لارڈزم ہے. اچھا اگر وہ یہ دیکھیں کہ کابل تو گر رہا ہے, تو پھر ان کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ اپنی ایک فیفدم بنا لیں, اپنا ایریا جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں اور باقی جانے دیں, which is like classical anarchy and chaos and civil war. تو ہم اس تک پہنچے اس سے پہلے جو کل ایک رے آف ہوپ پیدا ہوئی ہے, لیٹس ہوپ کہ اس میں دونوں سائڈز فلیکسیبلٹی بھی دکھائیں, سنسیریٹی بھی دکھائیں, میچورٹی بھی دکھائیں, اور جو سچویشن کی ارجنسی ہے اس کو بھی سمجھیں, نہ خود کو مشکل میں ڈالیں نہ ریجنل کنٹریز کو مشکل میں ڈالیں. سو لیٹس ہوپ that peace will prevail. Let's hope that sanity will prevail in Afghanistan. Peace in Afghanistan is in everyone's interest, and chaos in Afghanistan is no one's interest, particularly of Pakistan. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ عبد الباسط صاحب فار یور ویلیوبل انپٹ, اور ہمیں بڑا یہ ڈیپلی انسائٹ دیا آپ نے کہ واٹس گوئنگ آن ان افغانستان, اور امید ہے کہ میرے ویورز کو بھی آپ کا انالیسس پسند آئے گا. تھینک یو ویری مچ فار انلائٹننگ اس. بہت شکریہ.